अरे, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास या दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अब रतनलाल जैसे ही अपने बैलों को आगे करता है, फिर से वो रोने की आवाज आती है। और इस बार जब रतनलाल अपने पैरों के पास देखता है, दौलतपुर गांव में रतनलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और माँ कल्याणी के साथ रहा करता था। रतनलाल बहुत मेहनती था। बेटा रतन, तुझे देख रही हूँ काफी दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। माँ, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। आप चिंता मत कीजिए। कभी बुरा समय आता है तो कभी अच्छा। हाँ, ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन फसल जब तक घर तक ना आ जाए, आप इस बात को सोचे भी नहीं कि सब कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि पिछले कई बार से फसल अच्छी होती है, कोई ना कोई लेकिन दुविधा आन पड़ती है। यह भी तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, लेकिन इतना भी बुरा सोचना नहीं चाहिए। रतनलाल ये कहकर अपने बैलों के साथ खेत की तरफ निकल जाता है। इधर कल्याणी अपनी बहू सुमित्रा से कहती है, तुझे पता है वो कितना मेहनती है, सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता है ताकि कुछ अच्छा हो उसके साथ, और तू है कि उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसकी हिम्मत तोड़ रही है। माँ जी, पिछले कुछ समय से जो कुछ हो रहा है, मैं बस वही बात बता रही हूँ। इधर रतनलाल खेत पहुंचकर खेत में हल चला रहा होता है। तभी गांव का बिरजू रतनलाल के पास आता है। क्या मेहनती आदमी है रतनलाल तू। इस बार तो तेरी फसल खेतों में लहरा रही है। बस ऊपर वाले की दुआ है बिरजू भाई। तुम्हें तो पता ही है, काफी समय से मैं ऐसे ही फसलों से आस लगाकर बैठता हूँ और मेरे साथ कुछ बुरा हादसा हो जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। बिरजू की बात सुनकर रतनलाल मायूस हो जाता है। अब करीब 15 दिन बाद फसल काटने का समय आ चुका था। रतनलाल और उसका परिवार काफी खुश था, लेकिन फसल काटने से 2 दिन पहले रात के वक्त रतनलाल का फसल गांव के ही दीनानाथ की गाय चर चुकी थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। ये सब मेरे बेटे के साथ कोई जानबूझकर कर रहा है। उसका कभी भला नहीं होगा। रोटी पर नमक के लिए भी तरसेगा वो, जिसने मेरे साथ ये सब किया है। इतना कहकर कल्याणी रोने लगती है, लेकिन रतनलाल अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं मेहनत करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रोने का क्या फायदा जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं तो कहती हूँ शहर जाकर 2 पैसे कम कमा कर लाइए, लेकिन मुझसे हर बार का ये दर्द नहीं झेला जा रहा। और आपकी मेहनत देखकर मुझे तो और भी दुख होता है। सुमित्रा, मैं अपना गांव छोड़कर शहर जाकर उन फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकता जो फैक्ट्री शहर की हवाओं में जहर घोल रही है। माँ जी, क्या खाकर पैदा किया था आपने इन्हें? एक जमाना था जब राजा हरिश्चंद्र के लिए भगवान धरती पर उतर आए थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं जो इनके लिए भगवान खुद चलकर आएंगे और इन्हें कहेंगे कि शहर जाकर कमा ले। रतनलाल अपनी माँ और पत्नी की बातों से बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था। गांव के लोग भी उसका मजाक बना रहे थे। ये तीसरी बार था जब उसके खेतों की फसल काटने से पहले या तो कोई फसल काट कर ले गया हो, या फिर किसी की गाय भैंस खेत में उसकी फसल बर्बाद कर जाती। अरे रतनलाल, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। सुना है इस बार भी अनाज की बोरियां घर आते आते रह गई है। अनाज की बोरियां ही घर तक नहीं आई है काकी, लेकिन मैं अब भी उम्मीद नहीं हारा हूँ। मेरी मेहनत एक रोज जरूर रंग लाएगी। कहा था न रतनलाल, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। तेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। मेहनत का क्या अचार डालेगा। मेरा वक्त बुरा है, मैं नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
रतनलाल को चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। वो बहुत मायूस था। उस पर काफी कर्ज भी हो चुका था। अब एक रोज रतनलाल खाना खाने बैठता है। यह क्या, रोटी ही रोटी नजर आ रही है थाली में, इसके साथ कुछ और नहीं है खाने को? जैसी तुम्हारी किस्मत है ना, उस हिसाब से ही मैंने खाना भी बनाया है। हाँ, रोटी के साथ कल वाली चटनी जरूर मिल जाएगी। अगर चटनी नहीं खाना तो नमक या तेल है, बताओ क्या चाहिए? रतनलाल अपनी पत्नी के मुंह से कड़वी बातें सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो अनाज का अपमान ना करते हुए खाना खत्म करके अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है और अपनी बंजर जमीन पर हल चलाने लगता है। जमीन बहुत सख्त थी, जिस पर बैले भी चलने में नखरे कर रहे थे। अरे मेरे अनमोल रतन, तुम दोनों मेरा साथ मत छोड़ो। माँ और पत्नी ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया है। किस्मत भी बुरी चल रही है। अब मेहनत नहीं करूँगा तो और कोई चारा नहीं कि उन लोगों को जवाब दे सकूं जो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। रतनलाल अपने बैलों को ये कहते हुए बंजर जमीन पर हल चला ही रहा होता है। तभी वहाँ से बिरजू गुजरता है और वो ये नजारा देखकर एक बार फिर रतनलाल का मजाक बनाता है। वाह भाई वाह, पहले तो मैं तुम्हें मेहनती कहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तू मेहनती होने के साथ साथ फसल बर्बाद होने की वजह से थोड़ा पागल हो गया है। अरे इस बंजर जमीन पर हल चलाकर क्या कर लेगा तू? कल की तरह मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कर तू मेहनत। फिर से तेरे खेतों में गाय भैंस छोड़ दिए जाएंगे। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और रतनलाल कई घंटे अपने बैलों के साथ उस बंजर जमीन पर हल चलाता है। तभी अचानक से रतनलाल के कानों में रोने की आवाज आने लगती है। अरे यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास या दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अब रतनलाल जैसे ही अपने बैलों को आगे करता है, फिर से वो रोने की आवाज आती है और इस बार जब रतनलाल अपने पैरों के पास देखता है तो वहाँ एक मटका था जो सोने चांदी से भरा हुआ था। हे भगवान, यह सोने और चांदी से भरा मटका किसका है भला? तुम एक ईमानदार और मेहनती इंसान हो। तुमने मुझे इस बंजर जमीन से आजाद कर दिया है। आज कई सालों बाद मैं इस जमीन से आजाद हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। रतनलाल उस जादुई मटके में से आवाज आता हुआ सुन अपने कदम पीछे कर लेता है और डरते हुए कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, जिस किसी की अमानत हो, मैं उस तक इन गहनों को पहुंचा दूंगा। देखो मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मैं तो बस एक साधारण गरीब किसान हूँ। तुम डरो मत, ये सब तुम्हारा है, ये किसी और की अमानत नहीं। मुझे यहाँ दौलतपुर गांव के राजा भीमसेन ने अपने सैनिकों से कहकर गड़वा दिया था और तब से आज तक ये जमीन बंजर थी। लेकिन इस जमीन पर तुमने हल चलाकर मुझे इस जमीन से निकाला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ। और ये सोने चांदी के गहने तुम्हारे लिए हैं। लेकिन राजा भीमसेन ने तुम्हें इन बंजर जमीन में क्यों गड़वा दिया था? मैं राजा भीमसेन की पुत्री अन्नपूर्णा, जो आज तुम्हारे सामने एक मटके के रूप में दिखाई दे रही है। दरअसल मेरे और पिताजी के बीच में भरी सभा में इस बात को लेकर बहस हुई कि मेहनत बड़ी या किस्मत। तो उन्होंने कहा किस्मत बड़ी, तभी तो मैं इस राज्य का राजा हूँ। वरना मेहनत करता तो मेरे गांव के किसान मजदूर की तरह मैं भी उनके साथ काम कर रहा होता। तो उन्होंने गुस्से में आकर तुम्हें एक मटका बना दिया? हाँ बिल्कुल, लेकिन आज तुमने साबित कर ही दिया कि मेहनत जरूरी है, तभी तो किस्मत भी साथ रहेगी। लेकिन मुझे तो इन गहनों का बिल्कुल भी लोभ नहीं है। हाँ, मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि पिछले कुछ समय से मेरा समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तभी तो तुम्हारी मेहनत तुम्हें यहाँ तक खींच ले आई है और तुम्हारी किस्मत में ये सोने चांदी से भरा मटका लिखा था, जिससे तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्ज
और तुम्हारे परिवार की आधी परेशानी तो दूर हो ही जाएगी। इससे तो मेरी अगली 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी तरह मेहनती हो और मेहनत के साथ साथ वो आगे बढ़े और किस्मत पर विश्वास करे, ना कि किस्मत पर विश्वास करते हुए मेहनत करना छोड़ दे। तुम्हारी बातों में तो दम है, तभी तुम्हारी किस्मत में ये सब लिखा था जो तुम्हें मिल चुका है। चलो अब मैं चलती हूँ। अरे सुनिए तो, कहाँ गया वो मटका? मटका तो गायब हो चुका था, लेकिन मटके में जितना सोना चांदी भरा हुआ था वो वही रह जाता है, जिसे रतनलाल अपने गमछे में रखकर उसकी पोटली बांध कर घर ले आता है। और जब वो अपनी पत्नी और माँ को ये सारी बातें बताता है तो उसकी माँ भी अपने रतनलाल पर गर्व करती है कि उसने पहले मेहनत को चुना, ना कि किस्मत को। अगर वो किस्मत चुनता तो शायद वो इतना मेहनती नहीं होता और ना ही उसे उस बंजर जमीन से वो सोना चांदी मिलता।